Subscribe the biology channel and press the bell icon. प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे चैप्टर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल को ले रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे, उसके जितने भी पार्ट्स होंगे, हम उसको पढ़ेंगे। अगर एक यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल को देखें, यूकैरियोटिक सेल में, तो आपको यूकैरियोटिक सेल में नज़र आएगी ऊपर बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे आप सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद होते हैं। तो साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स। एनिमल सेल के बीच में एक स्फेरिकल बॉडी है और प्लांट सेल में साइड में होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। नंबर 3 है न्यूक्लियस। जो 4th वन है जिसको कहते हैं सेल वॉल। देखिए ये जो 4th वन है सेल वॉल, ये मौजूद होती है प्लांट के सेल में, ये मौजूद होती है अलजी के सेल में, ये मौजूद होती है बैक्टीरिया के सेल में, और ये मौजूद होती है फंगस के सेल में। इनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अलग है। एल्गी और प्लांट की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम है, बैक्टीरिया और फंजाई की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। प्लांट्स के बाहर जो आउटर मोस्ट जो वाल है उसको कहते हैं सेल वाल। दिस वन इज़ द सेल वाल, जो कि मौजूद होती है प्लांट में, अलजी में, बैक्टीरिया में और फंजाई में। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को, दिस वन। अब सेल मेम्ब्रेन आप देखें कि साइटोप्लाज्म के बाहर, आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, अ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो आउट which separate the cytoplasm from neighboring cytoplasm or from neighboring cell। अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन देखें सेल मेम्ब्रेन की, मगर कौन सी सेल मेम्ब्रेन? ऑल बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन है उनकी अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो ये बनी होती हैं, बाय की माना है दो लेयर होते हैं किसके? फास्फोलिपिड के। बाय मीन्स 2। और इसके साथ क्या होती है? इंटरवेल्स के साथ प्रोटीन मौजूद होती है। प्रोटीन इसमें 2 किस्म की होती है। एक प्रोटीन होती है इंटीग्रल, या जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और एक प्रोटीन होती है पेरिफेरल, जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। अब देखें कि ये जो बायलेयर ऑफ फास्फोलिपिड है, जैसे मैंने चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया था ट्राइग्लाइसराइड या ट्राइग्लाइसरोल। ट्राइग्लाइसराइड में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल का होता है और उसके साथ 3 फैटी एसिड होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फैटी एसिड रिमूव हो जाता है और यहाँ पे
फास्फेट अटैच होता है तब ये बनाता है फास्फोलिपिड। अब देखें फास्फोलिपिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर इसका हेड होता है जो कि फास्फेट का होता है, ये कॉलर जो कि ग्लाइसरोल की है, नज़र आ जाए बिनर में, ये कॉलर जो कि ग्लाइसरोल की है, और नीचे ये जो दो टेल हैं ये फैटी एसिड हैं, ये ग्लाइसरोल, ये हेड जो कि फास्फेट का है, हेड जो है वाटर लविंग है, ये वाटर पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। टेल जो फैटी एसिड का है ये पानी से खौफज़दा, जैसे कि फियर कहते हैं, फोबिया कहते हैं, फियर को, खौफ को, ये पानी को रिपेल करता है, तो इस पोर्शन को कहते हैं जो कि टेल है, टेल इज़ हाइड्रोफोबिक, टेल हाइड्रोफोबिक है। अब हम कंपोजिशन देखते हैं, ये जो बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड है ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और ये टेल टू टेल अरेंज होते हैं। किस तरीके से, हम थोड़ी सी फिगर इसकी बनाते हैं, फिर इन दोनों प्रोटीन्स को भी हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से प्रोटीन लगे हुए हैं और जो किस तरीके से दो लेयर हैं फास्फोलिपिड के। अब देखें कि ये एक फास्फोलिपिड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पूरी शीट होती है। ये एक शीट हो गई, दूसरी शीट टेल टू टेल होती है, कुछ इस तरीके से टेल टू टेल प्लेस होते हैं। टेल टू टेल प्लेस होते हैं, सही है। ये हो गए बाय लेयर, एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया, तो ये हो गए बाय लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। अब प्रोटीन देखें, एक प्रोटीन जो ऊपर की तरफ मौजूद होती है इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, एक अंदर की तरफ पेनिट्रेट होती है, डीपली पेनिट्रेट होती है, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, सही है। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इनमें प्रोसीजर होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन सेल मेम्ब्रेन कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में चीज़ें आ रही हैं और चीज़ें जा रही हैं, आयंस वगैरह चेक आउट कैसे होके उनकी चेक इन होती है और चेक आउट होती है। को हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट दो अक़साम की है, एक पैसिव और एक है एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इनमें दो प्रोसीजर होते हैं, एक है ऑस्मोसिस और जो दूसरा है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो क्रॉस करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, मगर कहाँ से, जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगी। एक आप यू शेप टाइप ऑफ ट्यूब ले लें, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दें, यहाँ पे आप सिंपल पानी डालें और इस साइड पे पानी प्लस शुगर डालें, तो पानी के मॉलिक्यूल आप देखेंगे कि जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं यहाँ से मूव करेंगे, जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल कम है, मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पैसिव मूवमेंट है, तो नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन में मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल, जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे
मूव करेंगे जहाँ पे कम मालिक्यूल होंगे। मालिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स ऑन, इनकी अपनी जो लोअर कंसंट्रेशन है उसकी तरफ अगर मूवमेंट होगी तो इसको डिफ्यूजन कहेंगे। अब आ जाते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दो अक़साम हैं, इनकी दो अक़साम हैं और इनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। नीड एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये पैसिव के अगेंस्ट है। अब देखें कि पैसिव में हायर टू लोअर मूवमेंट हो रही है, मगर यहाँ पे क्या होगा कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी की ज़रूरत भी होगी। इसमें दो प्रोसीजर होते हैं, एक एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स के सेल के अंदर किसी भी चीज़ का अंदर लेना। सेल अपनी तरफ कोई चीज़ लेता है। अगर सेल अपनी तरफ कोई सॉलिड चीज़ ले रहा है तो इस प्रोसीजर को अब हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। जैसे बैक्टीरिया वगैरह को इन्गोल्फ करता है तो इसको प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस। यहाँ इसको ईटिंग ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि सेल ईट कर रहा होता है। जब सेल कोई चीज़ अपने अंदर ले, वो चीज़ लिक्विड फॉर्म में हो, तो इस प्रोसीजर को कहेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, यहाँ इसको ड्रिंकिंग ऑफ सेल कहेंगे और इसको कहेंगे ईटिंग ऑफ सेल। ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में सेल जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकाले तो इसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो आज हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह कल हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उससे स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही।